Assalamualaikum, grade 9. Faiza Nadeem, your English teacher, is standing here in front of you, wishing, hoping and praying that all of you are hale and hearty, happy and static, and that all of you have prepared for your exams. ठीक है, और आपकी इस प्रिपरेशन को थोड़ा सा और आसान बनाने के लिए हम लाए हैं इंग्लिश टेस्ट पेपर 2, और ये टेस्ट पेपर कंप्राइज कर रहा है हजरत आसमा और डैफोडिल्स पे. अपार्ट फ्रॉम दैट, द रेगुलर things that come across in a paper, like the dialogue writing, letter writing, story writing, उसके अलावा चेंज ऑफ वॉइस और आपके ऑब्जेक्टिव्स, जो कि आपके इंग्लिश पेपर का वेरी इसेंशियल पार्ट होते हैं. सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट टुडेज पेपर. जी बेटा, so today's paper, as I've already told you, is comprising of 2 chapters from the textbook Hazrat Asma and Daffodils. As you know the paper pattern, सबसे पहले आता है आपका objective. Objective होता है 19 marks का. टाइम आपके पास होते हैं 20 minutes. 20 minutes बहुत टाइम होता है. आपने इन ऑब्जेक्टिव्स में, जो कि MCQs हैं यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इनके आंसर्स के रिलेटेड बबल्स को कलर करना होता है. आपने ध्यान रखना होता है कि आपका कलर जो है वो उसके एजेस से, बॉर्डर से बाहर ना जाए. आप किसी भी क्वेश्चन के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 बबल्स कलर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने 2 बबल्स कलर कर दिए तो एक को आप डेफिनेटली क्रॉस आउट करेंगे, ब्लैंको या वाइट फ्लूइड या कुछ भी लगाएंगे. वो स्कैन होता है, और जब स्कैन होता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है. तो अपने मार्क्स लूज नहीं करने, पहले आपने ऑब्जेक्टिव अपने पेपर पे सॉल्व करना है और फिर बबल शीट को कलर करना है. मेक इट अ पॉइंट. और इतनी प्रैक्टिस आप कर रहे हो, करते आ रहे हो, और अब हम टेस्ट पेपर्स में भी करवा रहे हैं, तो इतनी प्रैक्टिस के बाद बिट्टो आपको ठक आंसर्स आ जाने चाहिए. जब आपको ठक आंसर्स आ जाएंगे तो आपके पास 20 मिनट्स बहुत होते हैं. चलो, लेट्स फिनिश द एक्सप्लेनेशन एंड लेट्स स्टार्ट द पेपर. अब सबसे पहले आपको पता है आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है MCQs. इन MCQs को हमने डिफरेंट टॉपिक्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है on the basis of the number of MCQs that come under these specific headings. ठीक है, आपके पेपर में ऐसे नहीं होगा, हमने करके दिया है ताकि आपको थोड़ी सी आसानी हो और आपको ये पता हो कि किस टॉपिक से रिलेटेड कौन सा MCQ आना है. ठीक है, या कितने MCQs किस टॉपिक से रिलेटेड आएंगे. तो सबसे पहले जो टॉपिक हमने कवर अप किया है वो टॉपिक है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब and fill up the bubbles, right? ये आपके पास है बेटा 5 MCQs, यानी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के टेंटेटिवली 5 डिफरेंट MCQs आ सकते हैं. He dashed 20 minutes ago, और इसकी ऑप्शन है leave, leaves, left और leaving. ठीक है, this is something that he had done. तो leaving रूल आउट कर दें, ING है, वो नहीं होगा. He leave 20 minutes ago is incorrect. He leaves. अब वो 20 मिनट पहले चला गया है, तो leaves नहीं आएगा, and you are left with left. ठीक है, which is option number C and the correct answer. Next is it dash when I came home. Drizzled, was drizzling, was drizzled या had drizzled. It was drizzling when I came back home. ठीक है, यानी जब मैं घर आ रहा था तो ये हो रहा था. ध्यान रखो कि करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी लगनी है. ठीक है, इट वॉज ड्रिजलिंग. उसके बाद हाउ लॉन्ग यू डैश हेयर, हाउ लॉन्ग यू वेट हेयर, हाउ लॉन्ग यू वेटेड हेयर, हाउ लॉन्ग यू वेटिंग हेयर, एंड हाउ लॉन्ग यू हैव बिन वेटिंग हेयर. You went ahead, you met somebody, that somebody had been waiting for you. तो आपने उससे क्या सवाल करना है, आपने उससे ये सवाल करना है कि how long you have been waiting here. MCQ number 4. The farmer dashed the field when it started raining. Was plowing,
फ्लोट, फ्लो या इज फ्लोइंग। तो ये सेंटेंस आपको क्या बता रहा है? ये सेंटेंस आपको ये बता रहा है कि जब बारिश शुरू हुई थी, when it started raining, ठीक है, यानी कोई काम जो कॉन्टिन्यूसली हो रहा था, तो यहाँ पर आपकी कॉन्टिन्यूस फॉर्म लगेगी was flowing, क्योंकि यहाँ पर it started raining है, यहाँ पर it starts raining नहीं है, ठीक है। तो was flowing is the correct option, option A. She had left before the party had left, ठीक है, यानी कि ये आपका past perfect है, तो इसमें क्या लगेगा? सिंपल पास्ट टेंस, begin, began, will begin या begun, definitely began, ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस लगेगा क्योंकि आपके पास पास्ट परफेक्ट था। अब जो नेक्स्ट सेट ऑफ एमसीक्यूज हैं वो आपको करेक्ट स्पेलिंग को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, और ये है बेटा आपके 4, यानी 4 नंबर ऑफ एमसीक्यूज करेक्ट स्पेलिंग के आ सकते हैं, कोई भी आ सकते हैं। I hope that by this time your spellings are perfect and you have given your dictations, right? तो जो सबसे पहली स्पेलिंग है वो है different varieties of delicate और आपका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन DELICATE। MCQ नंबर 7 आपसे कह रहा है कि पेरिलस की करेक्ट स्पेलिंग को आइडेंटिफाई करें, जो कि है ऑप्शन नंबर बी PERILOUS। नेक्स्ट इज जॉकेंट और जॉकेंट की करेक्ट स्पेलिंग भी ऑप्शन नंबर बी है JOCUNT। और उसके बाद आपका है सॉलिट्यूड और सॉलिट्यूड की करेक्ट स्पेलिंग है SOLITUDE, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट जो सेट ऑफ एमसीक्यूज हैं वो हैं 5 और उसमें आपने बताना है अंडरलाइन वर्ड्स की करेक्ट मीनिंग्स, ठीक है। तो सबसे पहला वर्ड है शी रिमेन्ड स्टेडफास्ट एंड डिड नॉट रिवील द सीक्रेट। स्टेडफास्ट हजरत आसमा से, रिमेंबर, और ये एमसीक्यूज हमने रिव्यू एक्सरसाइज में भी किया था और हजरत आसमा के चैप्टर में भी किया था, तो हमें पक्का याद है कि ये फॉर्म एंड रेजोल्यूट है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट एमसीक्यू इज इट वाज वेरी पेरिलस journey and the underlined word is perilous, और हमने अच्छे से पढ़ा है ये एमसीक्यू, हमने बुक में भी किया है। perilous का मतलब होता है dangerous, ऑप्शन डी। furiously means, furiously का क्या मतलब होगा? happy, angrily, regular या C? obviously furious means angrily, ठीक है। next is reveal and reveal means clean, wash, show या hide, तो reveal का मतलब होता है show। My little horse must think it queer, तो queer का क्या मतलब होगा? queer का मतलब होगा strange, जो कि है आपकी ऑप्शन नंबर बी। जो आपके आखिरी 5 एमसीक्यूज हैं वो ग्रामर बेस्ड हैं और वो आपसे ये कह रहे हैं कि जो भी वर्ड अंडरलाइन है वो ग्रामर के किस पार्ट को डिस्क्राइब करता है, आपने हाईलाइट करना है। सबसे पहले वो कहते हैं द बॉय लाफ्स लाउडली, ये कौन सा वर्ब है? इंट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है, रेगुलर है या इर्रेगुलर है? तो बेटो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसका कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। इंट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता और इसका कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी यहाँ पर क्या है? ऑनेस्टी यहाँ पे बेटो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जो एग्जिस्ट तो करते हैं लेकिन ना हम उनको देख सकते हैं ना छू सकते हैं, तो दोज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ही प्रूव्ड एज अ लायन इन द फाइट, अब he proved as a lion in the fight, क्या फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है? सिमील, मेटाफॉर, इमेजरी या पर्सोनिफिकेशन? हमने अच्छी तरह से याद रखा हुआ है कि जहां पर एज और लाइक होंगे वो क्या होगा? सिमील। दो चीजों का आप कंपैरिजन करें एज और लाइक के साथ तो वो क्या होता है? सिमील, ऑप्शन ए। द लाफिंग लेडी इज लीविंग, और लाफिंग क्या है?
adjective, यानी कि ये आपका वो वर्ड है जो लेडी को डिस्क्राइब कर रहा है कि how was the lady. So the lady was laughing. And the last MCQ was, he began knocking dash the door. On the door, over the door, into the door या at the door. preposition वाला लेक्चर मेरा याद रखो, ठीक है. डोर के ऊपर आप at होते हैं, डोर के ऊपर नहीं होते. नीदर यू आर ऑन द डोर, ठीक है, और उसके ओवर भी नहीं गुजरते, ठीक है. नॉर यू आर ओवर द डोर, ना ही आप डोर के इनटू होते हैं. यू आर एट द डोर, ठीक है. सो ही वॉज और he began knocking at the door. This was your objective paper that comprised of 19 marks. Let's move on to the subjective paper. Subjective paper के लिए आपके पास क्या ड्यूरेशन होती है? 2 hours and 20 minutes. और उसके maximum marks क्या होते हैं? 51, which yes, you can get if you give a perfect subjective paper. A perfect subjective paper देने के लिए क्या चाहिए? Perfect preparation, right? So let's start subjective paper. Subjective paper का बिट्टो पहला क्वेश्चन और ओवरऑल पेपर का सेकंड क्वेश्चन क्या होता है? वो ये होता है कि आपने कोई से भी 5 सवालों के जवाब देने होते हैं. You have to answer any 5 questions from the given 8 questions. और हर क्वेश्चन कैरी करता है 2 marks. यानी कि total you have 10 marks at stake if you are going to give the correct answers. इसके लिए फंडा क्या है? अगर आप देखोगे तो मेरे आंसर्स में मैंने आपको हेडिंग्स दी हैं. अगर आप हेडिंग्स के साथ आंसर्स लिखोगे, एक ऊपर की लाइन एक नीचे की लाइन छोड़ के 2 लाइन्स में हेडिंग कवर करोगे, तो इंशाल्लाह यू विल गेट फुल मार्क्स, राइट? सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज पेपर इज, व्हाट हैपेंड व्हेन अबू जहल आस्क्ड अबाउट हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फ्रॉम हजरत आसमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा. हेडिंग आपकी क्या है? इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम हजरत आसमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा. और उसके नीचे इंडेंटिंग के साथ आपका आंसर क्या आ रहा है? व्हेन अबू जहल आस्क्ड अबाउट हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फ्रॉम हजरत आसमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, शी सिंपली posed a counter question that how she would know about him. At this, Abu Jahl became furious and slapped Hazrat Asma Raziyallahu Ta'ala Anha's face. Question number 2. How did Hazrat Asma Raziyallahu Ta'ala Anha console her grandfather? And the heading is way to console. After that, with indenting, your answer is, she gathered some pebbles and put them at the place of money and jewels. She covered them up with a piece of cloth. She made her grandfather touch them and said, "Look, grandfather, he had left all his wealth at home." This is good enough for 2 marks, right? Question number 3. Who was Hazrat Abdullah bin Zubair Raziyallahu Ta'ala Anha? And the identity of Hazrat Abdullah bin Zubair Raziyallahu Ta'ala Anha, he was the son of Hazrat Asma Raziyallahu Ta'ala Anha. Why was Hazrat Abu Quhafa worried? Reason of worry. He was worried because he thought that Hazrat Abu Bakr Siddiq Raziyallahu Ta'ala Anha had taken away all the wealth with him, leaving Hazrat Asma and his children empty-handed and helpless. Which incident in the story shows the generosity of Hazrat Asma Raziyallahu Ta'ala Anha is your 5th question, and the heading is Incident of Generosity, and the answer is, she inherited a garden in inheritance. She sold it and gave away all the money to the poor and needy. This incident shows her generosity. Next, option number 6. What do the daffodils represent in the poem? And your answer will carry a heading which is representation of daffodils, and the answer will be like this. In this poem, daffodils represent the beauty of nature. Question number 7. What wealth do memories of the scene give to the poet? And the heading is wealth, and the answer is, the memories of the scene give wealth of natural beauty, internal happiness, spiritual joy, pleasure and peace of mind to the poet.
Last question of today's paper. What is the central idea of the poem Daffodils? Since we are doing daffodils, so obviously we have been asked to write the central idea of the poem Daffodils. And your heading will be central idea and your answer will be, the central idea of the poem is that nature has the healing power. It plays a tribute to nature and its manifestations. Question number 2 of the paper is done. Let's move on to question number 3. Question number 3 comprises of translation. You have been given 3 paragraphs from the book and you have to translate any 2 of them in Urdu. और ये कैरी करते हैं 4 + 4 8 मार्क्स. अगर आपने साथ के साथ ट्रांसलेशन की हुई है अपने पैराग्राफ्स की तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है. ठीक है, थोड़ा बहुत हमें कुछ समझ भी आता है और थोड़ा बहुत हमने याद भी किया हुआ है. याद करना इज इम्पॉर्टेंट. ठीक है, तो लेट मी रीड द पैराग्राफ फर्स्ट एंड देन आई विल गिव यू द ट्रांसलेशन. First paragraph of today's test paper. The preparation for this journey was made at the house of Hazrat Abu Bakr Siddiq Raziyallahu Ta'ala Anhu. Hazrat Asma Raziyallahu Ta'ala Anha rendered useful services in this regard. She prepared food for the journey. She tied the food on the camel back with her own belt as nothing else could be found. For this service, she was given the title of Zatul Natiqeen by the Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. और इसका तर्जुमा कुछ इस तरह से होगा. इस सफर की तैयारी हजरत अबू बकर सिद्दीक के घर हुई थी. इस सिलसिले में हजरत आसमा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने निहायत मुफीद खिदमत सरंजाम दी. उन्होंने इस सफर के लिए खाना तैयार किया. आपने अपने कमरबंद दुपट्टे से खाने को ऊंट की पुश्त पे बांध दिया क्योंकि और कुछ न मिला था, इसलिए उन्हें जातुन नातिकीन का लक़ब अता फरमाया. पैराग्राफ 2 टू ट्रांसलेट फॉर टुडेज पेपर. On the night of the migration, a tribal chief of disbelievers, Abu Jahl, in a fit of fury, headed towards Hazrat Abu Bakr Siddiq's Raziyallahu Ta'ala Anha's home. He began to knock at the door violently. Addressing Hazrat Asma Raziyallahu Ta'ala Anha, he demanded, "Where is your father?" She politely replied, "How would I know?" This response shows the wisdom and courage of Hazrat Asma Raziyallahu Ta'ala Anha. She did not make a statement that would give him a clue. She simply posed a counter question that infuriated Abu Jahl. He slapped Hazrat Asma Raziyallahu Ta'ala Anhu's face so hard that her earring fell off, but she remained steadfast and did not reveal the secret. And the translation for this paragraph is, हिजरत की रात काफिरों का एक कबायली सरदार अबू जहल शदीद गुस्से की हालत में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर की तरफ रवाना हुआ. उसने दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देना शुरू कर दी. उसने हजरत आसमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से मुखातिब होकर पूछा, तुम्हारे वालिद कहाँ हैं? उन्होंने निहायत शाइस्तगी से जवाब दिया, मैं कैसे जान सकती हूँ. पोलाइटली को शाइस्तगी में चेंज किया है, रिमेंबर. ठीक है, मैं कैसे जान सकती हूँ. ये जवाब हजरत आसमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की अक्लमंदी और हौसले को जाहिर करता है. आपने ऐसी कोई बात न की जिससे उसको कोई सुराग मिलता. आपने सिर्फ जवाबन एक सवाल कर दिया जिससे अबू जहल से शदीद गुस्से में आ गया. उसने हजरत आसमा के चेहरे पर इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि आप रजी अल्लाह ताला अन्हु के कान की बाली गिर गई. लेकिन आप रजी अल्लाह ताला अन्हु साबित कदम रही और राज अफशा या जाहिर नहीं किया. This was paragraph 2 for today and let's move on to the third paragraph. You will have to attempt any 2. 3 मत करना, टाइम ना वेस्ट करना अपना. क्वेश्चंस जितने पूछे गए हैं उतने करना, एक्स्ट्रा नहीं करना. Not only you will waste your time but you will mark yourself. ठीक है, एक्स्ट्रा नहीं करते. C part. Her grandfather Hazrat Abu Quhafa was a disbeliever at that time. He was very old and become blind. He said to her, Asma, I think Abu Bakr has taken all the wealth, leaving you and children empty-handed and helpless. At this, she instantly ran to a corner of the home. She gathered some pebbles and put them at the place where her father used to keep his money and jewels. She covered it with a piece of cloth. Come, grandfather, look, he has left all this for us. He touched the cloth and thought it was full of gold and jewels. His concern was alleviated and he felt relieved to know that Hazrat Abu Bakr Siddiq Raziyallahu Ta'ala Anha had left his wealth at home.
और इसकी ट्रांसलेशन आप कुछ यूं करेंगे, आपके दादा हजरत अबू कुहाफा उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे, वो निहायत बूढ़े थे और अंधे हो चुके थे। उन्होंने उनसे कहा, आसमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मेरे ख्याल के मुताबिक अबू बकर तमाम दौलत ले जा चुका है तुम्हें और बच्चों को खाली हाथ और बेकस छोड़ गया है। इस पर वो फौरन घर के कोने की तरफ भाग कर गईं। उन्होंने कुछ कनकरियां जमा करके उन्हें उस जगह रख दिया जहाँ उनके वालिद मालो दौलत और जेवरात रखा करते थे। उन्होंने उसे कपड़े के टुकड़े से ढांप दिया। आइए दादा जान, देखिए वो सब कुछ हमारे लिए छोड़ गए हैं। उन्होंने कपड़े को छुआ और समझे कि ये सोने और जेवरात से भरा हुआ है। उनकी परेशानी दूर हो गई और ये जानकर इत्मीनान हुआ कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी तमाम दौलत घर पर छोड़ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यू हैव एन ऑप्शन और यू हैव अ चॉइस। यू कैन ईदर अटेम्प्ट द समरी ऑफ डैफोडिल्स और यू कैन पैराफ्रेज द गिवन स्टैंजा। ठीक है, समरी ऑफ डैफोडिल्स मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। इसके साथ जो हमने आपके लिए कोटेशंस सिलेक्ट की हैं, ढूंढी हैं, कलेक्ट की हैं, वो भी है। आप वो सब अपनी समरी में लाजमन लिखिएगा ताकि आपको अच्छे और फुल मार्क्स मिले, राइट? सो द समरी और द पैराफ्रेजिंग इज कैरिंग 5 marks in all for question number 4. This beautiful poem, Daffodils, have been composed by William Wordsworth. He is commonly known as the poet of nature. This poem is the masterpiece of the poet. He has used a number of metaphors and similes in this beautiful poem. The poet believes that nature always provides happiness and pleasure. He observed and enjoys the beauty of nature. उसके बाद अगर आप देखें तो मैंने स्पेस दी हुई है दोनों पैराग्राफ्स के दरमियान और उनके बिल्कुल मिडिल में आपको एक कोटेशन दी है जॉन कीट्स की, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर। आपने भी यही करना है, ऊपर नीचे लाइन छोड़ के जॉन कीट्स की इस फेमस लाइन को, इस फेमस कोटेशन को वहां लिखना है। नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू होगा, द पोएट वॉज वंस रोमिंग बाय द साइड ऑफ अ लेक, सडनली गॉट अ ग्लिम्स ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स growing along the bank of a lake. They were fluttering and seemed to be dancing with the breeze cheerfully. They looked endless, like the string of the stars glimmering in the Milky Way. The waves in the lake were exuberantly rising high. They also seemed to be moving in a ceremonious dance, but the dance of the daffodils was more festive than that of the sparkling waves. The poet remained gazing at the beautiful sight of the flowers for a long time and felt nothing but happiness. और फिर एक और कोटेशन आपके लिए है जॉन ग्रीनलीफ व्हिटियर की, ब्यूटी सीन इज नेवर लॉस्ट। उसके बाद आपका थर्ड पैराग्राफ है, द पोएट सेज दैट ब्यूटी ऑफ दिस सीन हैज बीन प्रिजर्व्ड इन हिज मेमोरी व्हेनेवर ही इज अलोन. It provides him great pleasure. Whenever he remembers it, it drives away his loneliness. His heart fills with pleasure and he feels that his heart is also dancing with joyful daffodils. And you can end your summary with this quotation from Dante, nature is the art of God. और जो second option इस question की है paraphrasing, उसका stanza है, the waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. Right? ये आपका stanza था. Reference आपका obviously वही होगा. These lines have been taken from the poem Daffodils, written by William Wordsworth, the poet of nature. Context: in these lines, the poet compares the dance of the waves and the daffodils. He went on looking at them and feels the permanent pleasure. Explanation होगी, the poet says that waves in the lake were also dancing with the daffodils. They were enjoying the company of golden daffodils, but the beauty and joy of daffodils was more enchanting than the waves in the lake. He became very happy in such a beautiful company. He even forgot the worries of life for a while. He was spellbound by the charming sight. The poet went on looking at them. He was so pleased that he thought it was a great sight for him. This was question number 4 of the test paper. Let's move on to question number 5. And the question number 5 asks you to use the following words or idioms in your sentences. This question is carrying 5 marks and the word bank is mad with anger,
refuge, gave away, reveal the secret, hoard, glare, and stare. So I'm going to construct sentences of all the 8 words, but you are supposed to construct sentences of only 5. Mad with anger, she went mad with anger. Refuge, she took refuge in a cottage near the forest. Gave away, the chief guest gave away the prizes. Resolute, the faith of Hazrat Asma Raziyallahu Ta'ala Anha in Allah Almighty was resolute. Reveal the secret. Hazrat Asma Raziyallahu Ta'ala Anha did not reveal the secret of the hideout of the Holy Prophet and Hazrat Abu Bakr Siddiq Raziyallahu Ta'ala Anha. Hoard, the traders hoard the wheat in the stores. Glare, the teacher glared at the students. Stare, he was staring at the snake. See, बहुत आसान से sentences, simple आसान से simple sentences construct करो ताकि आपको full marks मिल जाएं. Risk नहीं लेते. Question number 6 of the paper. And this question is asking you to write a letter to your friend congratulating him or her on her birthday. You will start with examination hall, E capital, H capital, a comma. City A, B, C, a full stop between A and B and C and after C. And the date over here on my paper is February 7, 2021, but you can have any tentative date. But it should be hypothetical, ठीक है? कोई impossible सी date ना लिखना. उसके बाद you are going to leave a line and then you will start with my dear friend. Leave a line with indenting, you will start your letter. How do you do? 15th February is the day that gives us sincere and loving friend like you. I would like to felicitate you on your birthday, which happens tomorrow. It will be a day of unbounded joy for you, your parents and for your friends. The birthday ceremony will certainly be colorful and exciting. I'm very sorry that I am not participating in your birthday ceremony because I am awfully busy these days to prepare for the send-up examination to be held tomorrow. I am especially writing this letter to congratulate you on your birthday. Accept my heartiest greetings on your birthday. You are no longer a child now. How soon you have grown. May you continue to grow and see this day as after as midnight stars. I owe you a gift and you will get it when you come to Lahore. I was going to send it to you by post, but I was informed that you had planned to come to Lahore, so I decided that I should give it to you personally. I'm waiting for you. Pay my respect to uncle and aunt. Leave a line and then write yours sincerely XYZ with a full stop between X and Y, Y and Z and after Z. And then you have a choice. You can write a letter or you can write a story with the moral a friend in need is a friend indeed. ठीक है? और story को आप यूँ शुरू करेंगे. Once upon a time there lived 2 friends in a village. They were fast friends and used to express great love and sincerity for each other. One day they had to take a long journey for some far off place. So they sworn to help each other in all ups and downs and then set out their journey. While making their way through a thick forest, they suddenly got the sight of a bear. The beast was so near to them that they could not run or hide themselves in safe place. One of the friends climbed up a tree very quickly, but the other friend did not know how to climb a tree. Next paragraph with indenting. However, he thought a plan and fell down on the ground by holding his breath because he had once heard that the bears do not eat the dead. So, when the bear approached and sniffed him, it thought that he was a dead one, as the man was pretending to be a corpse. The bear had left him unharmed and went away. Last paragraph. The other friend came down and shook his friend by asking what the bear was saying or whispered in his ears. The friend replied, the bear had advised me never to trust a selfish friend. Saying this, he alone took his way to the destination. और आपके साथ हम ये फंडा शेयर कर रहे हैं कि ये स्टोरी डिफरेंट मॉडल्स के अंदर लिखी जा सकती है. यानी a friend in need is a friend indeed, never trust a selfish friend और be aware of fair weather friends. ठीक है, इन तीनों ऑप्शंस के अंदर आप ये वाली स्टोरी लिख सकते हैं. जो थर्ड ऑप्शन है आपके पास इस क्रिएटिव राइटिंग क्वेश्चन की, वो है डायलॉग राइटिंग. और डायलॉग राइटिंग में आपको इस दफा इस पेपर में टॉपिक दिया गया है, लाइक यू हैव टू राइट अ डायलॉग बिटवीन द स्टूडेंट्स रिगार्डिंग प्रेयर. तो हम इसको शुरू करेंगे
Abdullah, thanks for helping in my project. I am a bit fatigued now and I would like to relax. Awais, you are welcome. I'll complete my homework in the meanwhile. Abdullah, it is a good idea. After some time, Abdullah, if you have finished your homework, may I switch on the television? I want to see the latest hit movie. Awais, well, I have completed my assignment. I have a better idea than watching the film. Abdullah, I've been waiting to see the movie for many days. You go ahead. Awais, prayer is the primary duty of man towards Allah, whereas watching favorite film is of secondary importance. Abdullah, come on, don't be so rigid. Awais, it's not the question of fundamentalism, but obedience. Being Muslims, we should offer prayers regularly. It leads to a peaceful and serene life. It also promises eternal bliss in life hereafter. Abdullah, I believe in eat, drink and be merry. So let me do whatever I want to do or whatever I please. Awais, look here, my friend. This is not the purpose of the creation of man. We ought to lead our lives according to the teachings. Allah has blessed us with so many blessings. We can thank Him by offering prayers. Abdullah, very well. I'm sorry for what I said. Let's go to offer prayers. Awais, it is a positive change. Let's go. So this was your creative writing question, ठीक है. और इस creative writing questions में आपके पास 3 options थे. आपने क्या करना था, या लेटर लिखना था, या स्टोरी लिखनी थी, या फिर डायलॉग राइटिंग. मैंने तीनों ऑप्शंस आपको दे दी, प्रॉपर फॉर्मेट के साथ, प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7 जो होता है कॉम्प्रीहेंशन और जो कैरी करता है 10 मार्क्स. ठीक है. अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स. अ गुड स्टूडेंट शुड अवॉइड द कंपनी of those who keep playing all the time. Many students miss their classes and seldom do their homework because some other fellow students do the same. There are hard-working students also who work while others play. They enjoy the games of their choice because they know that playing games is essential for health. A sick student is not so quick in learning his lesson as a healthy one. अब आपके questions. What kind of a company should a good student keep? And the answer is a good student should keep good company. Question number 2. Why do some students miss their classes? Answer, many students miss their classes because some other fellow students do the same. Question number 3. Why do good students enjoy good health? And the answer, good students enjoy good health because they work and play at proper time. Question number 4. Why are games necessary for students? Answer, games are necessary for students because games keep them healthy. And the last question for this comprehension, where does the success of a student lie? And the answer is, the success of a student lies in following a timetable of work and play. ये था आपका comprehension question number 7. Question number 8 जो पेपर का है वो आपसे ये कह रहा है कि आपने जो given सेंटेंसेस हैं उर्दू में उनकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी है. ये आपने कुल 5 सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है. आई हैव ट्रांसलेटेड ऑल ऑफ देम फॉर यू. ठीक है, मैं रीड करती हूँ, ट्रांसलेशन आपको पढ़ के सुनाती हूँ, आप इसको ज़हन नशीन कर लें. हेडमास्टर ने शरारती लड़के को जुर्माना किया. द हेडमास्टर फाइंड द नॉटी बॉय. मेरे भाई ने मुझे रेलवे स्टेशन पर खुदा हाफिज ना कहा. माई ब्रदर डिड नॉट से गुड बाय टू मी एट द रेलवे स्टेशन. घड़ी सास 11 बजे से मेरी घड़ी मुरम्मत कर रहा था. द वॉच मेकर हैड बिन रिपेयरिंग माई वॉच सिंस 11 o'clock. ड्राइवर 3 दिन से कार कैसे चला रहा था. हाउ हैड द ड्राइवर बिन ड्राइविंग द कार फॉर 3 days. क्या मोटर कार खरीदने से पहले वो काफ़ी रुपया बचा चुका था. हैड ही सेव्ड इनफ मनी बिफोर ही बॉट अ कार. उन्होंने ऐसा दिलकश नज़ारा कभी नहीं देखा था. दे हैड नेवर सीन सच एन अट्रैक्टिव साइट. क्या तुमने मेरे आने से पहले नॉवल ख़त्म कर लिया था. हैव यू फिनिश्ड द नॉवल बिफोर आई केम. मैं मुलाजमत के लिए इसकी सिफारिश नहीं कर रहा था. आई वॉज नॉट रिकमेंडिंग हिम फॉर अ जॉब. After this, your last question for the paper, for today's test paper, is that you have to change the sentences into their पैसिव वॉइस. ठीक है, एक्टिव वॉइस कौन सी होती है जिसमें डूअर ऑफ द एक्शन और सब्जेक्ट सेंटेंस के शुरू में होता है, और पैसिव वॉइस कौन सी होती है जिसमें डूअर ऑफ द एक्शन और सब्जेक्ट सेंटेंस के एंड में होता है. तो पहला आपका जो सेंटेंस है
वो है who kicked the door और इसका आंसर है by whom the door was kicked. Second, he will give me a cup of tea and the answer is a cup of tea will be given to me by him. Third, why is he mending the chair? And the answer is why is the chair being mended by him? जहां भी आपका verb continuous form में होगा, active voice में ing लगा होगा, passive voice में वो अपनी third form में होगा और being add हो जाएगा. ठीक है? I was not making the noise in the room. The noise was not being made by me in the room. We shall have killed the snake. The snake shall have been killed by us. जी मेरा बहुत प्यारा बेटा और बहुत प्यारी बिट्टो, ये था आज का पेपर, टेस्ट पेपर नंबर 2 that I have brought for you. I hope that by this you have learned all the questions, you know all the answers, right? और इन तमाम सवालात और जवाबात को आप अच्छी तरह से हिनशीन कर लेंगे ताकि you give a perfect paper and score a perfect mark. ठीक है? हम सब की तमाम दुआएं आपके साथ हैं. अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबी दे दुनिया में भी और आखिरा में भी. आप हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा. Until we meet again, Faiza Nadeem, your English teacher, is signing out. Allah Hafiz.